अफ्रीका के हॉर्न में स्थित सोमालिया एक ऐसा देश जो दशकों से अराजकता और गृह युद्ध से जूझ रहा है। यहाँ की तटीय सीमाएं न केवल सुंदर हैं बल्कि खतरनाक भी हैं। यही वो जगह है जहाँ सोमालिया समुद्री डाकू अपना आतंक फैलाते हैं। अब अफ्रीका का ये पूर्वी देश समुद्री लुटेरों का गढ़ बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ का शिकार होना तय है। समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा माल्टा का एक शिप पलक झपकते ही गायब हो गया। इस जहाज़ का नाम MV रुएन, जो कोरिया से तुर्की की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से इतने बड़े मालवाहक जहाज़ का गायब हो जाना सुर्खियाँ बन गई। इसी बीच जहाज़ से एक आखिरी मैसेज आया। यह मैसेज UKMTO पोर्टल यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पर आया, जिसमें बताया गया कि जहाज़ पर अनजान 6 लोगों ने कब्जा कर लिया है। यह 6 लोग कोई और नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे थे, जिन्हें अंग्रेज़ी में पायरेट्स कहते हैं। बेहद पतले दुबले शरीर के 6 लोग इतने बड़े जहाज़ को अगवा कर ले जा रहे थे सोमालिया। वहीं सोमालिया, जिसे समुद्री डाकुओं या लुटेरों का एरिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमालिया के इलाके से गुजरने वाला कोई भी शिप लुटेरों के आतंक से बच नहीं सकता। ये लुटेरे पहले जहाज़ पर कब्जा करते हैं और फिर संबंधित देश से उसे छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते हैं। माल्टा के जहाज़ का क्या हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर सोमालिया कहाँ है और कैसे ये समुद्री लुटेरों का गढ़ बन गया। समुद्री लुटेरों का इतिहास बेहद पुराना है। ऐसा माना जाता है कि जब से समुद्री व्यापार शुरू हुआ है, उसी वक्त से लुटेरे भी सक्रिय हो गए थे। हालांकि उस वक्त ये किसी न किसी देश की सेना से जुड़े होते थे, ख़ास तौर से रोमन्स, ग्रीस या इलरियंस। इतिहास पर यदि नज़र डालें तो एक बार रोमन शासक जूलियस सीज़र को भी समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था। इसके बाद वाइकिंग लोगों ने समुद्र पर राज किया। यह स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले लोग थे जो यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक द्वीपों पे समुद्री लूट करते थे। ये लोग समुद्र के साथ आसपास के गांवों में भी लूटपाट करते थे। 1620 से लेकर 1720 तक के काल में समुद्री लूटमार बेहद आम थी। ये वह दौर था जब जहाज़ों पर अक्सर सोना चांदी होता था, इसलिए ज़्यादातर डकैत फ्रांस, नीदरलैंड के हुआ करते थे। यदि साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, यहाँ 9वीं शताब्दी से समुद्री लुटेरे सक्रिय हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत तक काफ़ी हद तक इन लुटेरों का सफाया कर दिया गया था। सोमालिया अफ्रीका का एक पूर्वी देश है। यह अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह अरब देश यमन के करीब है। इस पूरे इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। 1990 के दशक तक यहाँ सब सामान्य था। समुद्र किनारे होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी। लेकिन जब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ तो वहाँ विदेशी कंपनियों ने कब्जा कर जमा लिया। मछली पकड़ने का काम कंपनियां करने लगीं, तो फिर वहाँ के लोगों ने इन कंपनियों से ही लूटमार शुरू कर दी। रोजगार छीनते रहे और सोमालिया के लोग हथियार उठाते रहे। धीरे धीरे ये लुटेरे दुनिया के लिए खतरा बन गए। एक समय तो ऐसा आया जब सोमालिया के पास से गुजरने का मतलब खतरा मोल लेना हो गया। जहाज़ पकड़े जाने लगे और उन्हें लौटाने के बदले फिरौती की मांग होने लगी। समुद्री लुटेरों का आतंक कितना है, इसका एक उदाहरण 2009 में देखने को मिला था, जब लुटेरों ने अमेरिका कंपनी मर्स्क एलोबामा का जहाज़ अगवा कर लिया था। इस जहाज़ में UN की राहत सामग्री थी जो युगांडा, केनिया आदि में जानी थी। लुटेरों ने इस जहाज़ के कप्तान फिलिपीस को भी अगवा कर लिया था। बाद में अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन कर 3 लुटेरों को मार गिराया था और कैप्टन को बचा लिया था। इसके अलावा समुद्री लुटेरों ने 2017 में हिंद महासागर ने एक ऑयल टैंकर और कार्गो शिप पर भी कब्जा कर लिया था। इसके अलावा भी सोमालिया के लुटेरे लगातार जहाज़ों के अपहरण और लूट में सक्रिय रहे हैं।
माल्टा के जहाज़ की कहानी इसलिए अलग थी क्योंकि लुटेरों ने इसे सोमालिया नहीं बल्कि अरब सागर के सोकोट्रा आइलैंड के पास से अगवा किया था। यह इलाका यमन से 380 नॉटिकल माइल्स दूर है। भारत की समुद्री सीमा से भी इसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। ऐसे में जब UKMTO पोर्टल पर आखिरी मैसेज आया तो समझ में आ गया कि जहाज़ समुद्री लुटेरों के कब्ज़े में है। भारत सबसे नज़दीकी था। ऐसे में भारतीय नेवी ने सबसे पहले मदद भेजी और नौसेना का विमान माल्टा के जहाज़ की तलाश में निकल पड़ा। यूरोप और स्पेन ने भी जहाज़ को बचाने के लिए शिप भेजे। द मैरीटाइम एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहले भारतीय नेवी ने जहाज़ का पता लगाने के लिए हवाई सर्वे किया। इसमें सामने आया कि समुद्री लुटेरे जहाज़ को सोमालिया की तरफ ले जा रहे हैं। इधर इंडियन नेवी का गश्ती जहाज़ भी उस ओर बढ़ा और सोमालिया पहुंचने से पहले ही जहाज़ को रोक लिया और रेस्क्यू कर वापस ले आए। सोमाली समुद्री डाकू की कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। यह गरीबी, अराजकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कहानी है। यह हमें याद दिलाती कि शांति और स्थिरता ही विकास की कुंजी है। सोमालिया एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति वाला देश है, लेकिन 1991 में सरकार के पतन के बाद यह देश गृह युद्ध और अराजकता में डूब गया। सोमाली समुद्री डाकू साधारण मछुआरे नहीं हैं। यह हथियारबंद समूह हैं जो छोटी और तेज नावों का उपयोग कर अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों पर हमला करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है जहाज़ और चालक दल को बंधक बनाना और फिर लाखों डॉलर की फिरौती की मांग करना। 1991 में सोमालिया सरकार के पतन के बाद देश अराजकता में डूब गया। गरीबी, बेरोजगारी और अवैध मछली पकड़ने में स्थानीय लोगों को समुद्री डकैती के रास्ते पर धकेल दिया। उनके लिए जीवित रहने का ये एक तरीका बन गया। समुद्री डाकू छोटी नाव और शक्तिशाली हथियारों से लैस होते हैं। वह बड़े जहाज़ों पर हमला करते हैं, उन पर कब्जा कर लेते हैं और चालक दल को बंधक बना लेते हैं। फिर वे जहाज़ मालिकों से भारी फिरौती की मांग करते हैं। 2009 में अमेरिकी जहाज़ मक अलबामा पर हमला हुआ, जिसने दुनिया का ध्यान समुद्री डाकू गतिविधियों की ओर खींचा। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गंभीर कदम उठाए। अदन की खाड़ी, हिंद महासागर व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्री डाकू गतिविधियों ने इन मार्गों को असुरक्षित बना दिया, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इरशाद। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ सोमालिया के तटीय क्षेत्रों में होने वाली समुद्री डाकू गतिविधियों के बारे में। समुद्री डाकू गतिविधियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कदम उठाए। समुद्री डाकू गतिविधियों ने न केवल व्यापार को प्रभावित किया है, बल्कि सोमाली के लोगों के जीवन को भी प्रभावित किया है। कई युवाओं ने गरीबी और बेरोजगारी के कारण डाकू बनने का रास्ता अपनाया। सोमालिया में राजनीतिक अस्थिरता और गरीबी अभी भी बनी हुई है, जो भविष्य में फिर से डाकू गतिविधियों को जन्म दे सकती है। समुद्री डाकू गतिविधियों से हमें यह सीख मिलती है कि शांति और स्थिरता के बिना मानवता अंधेरे में भटकती रहती है।